गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से जुड़ जाइए हमारी क्लास से। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, ये हमारा बेसिक ग्रामर का पार्ट चल रहा है और इसमें मैं पढ़ रहा हूँ प्यारे बच्चों, इस समय क्रिया पढ़ रहा हूँ जिसको हम वर्ब के नाम से जानते हैं। तो हमने हैव वर्ब और डू वर्ब को ख़त्म कर लिया है दोस्तों। जो बच्चे अभी हमारे इन दोनों क्रियाओं को या फिर और कुछ बेसिक जानकारी जो हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर को शुरुआत होती है वो जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के वो वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को क्रम में देखें। तो कैसा लग रहा है सेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। और हाँ, आप उन बच्चों के पास भी शेयर करिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके पास भी शेयर करिए। और बेसिक ग्रामर के साथ साथ दोस्तों हमारा एडीएम फ्रेज का भी चल रहा है, तो जो बच्चे एडीएम फ्रेज पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में है ना दोस्तों। तो आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं आज हमारा ये तीसरी वर्ब जिसको हम डू वर्ब के नाम से जानते हैं, ये क्या है, कैसे इनको जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, डू वर्ब के नाम से जानते हैं। ये क्या है, इसके पहले पिछली वाली क्लास में दोस्तों हम टू बी वर्ब जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर के नाम से जानते हैं। फिर मैंने बताया हैव वर्ब को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हैज, हैव, हैड के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा डू वर्ब है दोस्तों, इनको हम किस नाम से जानते हैं, डू वर्ब को दोस्तों हम इस नाम से जानते हैं, गौर करिएगा ज़रा, डू, डज और डिड के नाम से जानते हैं प्यारे मित्रों ये। तो बच्चे ज़रा इसको समझिए, ये और ये इन दोनों वर्ब को हम कहाँ यूज करते हैं, किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं दोस्तों। और इस वर्ब को हम कहाँ यूज करते हैं, पास्ट टेंस में यूज करते हैं। ये चीज़ें क्लियर। तो दोस्तों देखिए, मैं जितनी भी वर्ब पढ़ाया हूँ उनमें मैंने आपको भी ये भी बताया कि ये वर्ब हमारी किस टेंस को डिनोट करती हैं और किस समय को डिनोट करती हैं, है ना भाई। तो ये किसी भी टेंस का पहचानने का एक सही तरीका और सही क्रम होता है दोस्तों। और ये इसी के माध्यम से हम जब टेंस पढ़ते हैं तो टेंस की सारी पहचान हम क्रिया से ही करते हैं दोस्तों, ना कि हम ता है, ते हैं, या था है, थी है, या फिर खाए, रहेगा, रहेगी, है ना दोस्तों, गा है, ये इसके माध्यम से कतई मत करिएगा दोस्तों। ये तो ठीक है, आपका एक बेसिक माध्यम है, आप समझ सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम जब क्रिया को पकड़ लेंगे, क्रिया पकड़ना सीख लेंगे कि हमारी क्रिया क्या कह रही है, किस समय में जा रही है, 3 समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसमें जा रही है ना दोस्तों, तो तुरंत हम उनको अपने एब्जॉर्व में कर सकते हैं। ये था। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे डू वर्ब है, ठीक। और एक बात ही इनको भी नोट कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म आती है प्यारे बच्चों। तो यहाँ डू, डज, डिड के साथ मेन वर्ब की कौन सा फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चीज़ें अभी मैं लिखाऊंगा, ये सारी बातें मैं अभी लिखाऊंगा प्यारे दोस्तों। तो ये हमारे डू वर्ब के अंतर्गत ये आता है, ये प्रेजेंट को डिनोट करता है, ये पास्ट को डिनोट करता है। अब आइए ज़रा हम इनको देखते हैं कौन इनका सिंगुलर नंबर है, नंबर भी चेक करते हैं, टेंस भी चेक करते हैं। आइए समझते हैं दोस्तों। देखिए भाई, अब ज़रा इसके अंतर्गत लिखिए भाई, डू वर्ब को हम डू वर्ब को हम किस नाम से जानते हैं, डू, डज और डिड, डू, डज एवं डिड के नाम से भी जाना जाता है,
है ना दोस्तों। किसके नाम से भी जाना जाता है भाई? डिड। ठीक, अब ज़रा हम इनके वर्ब और टेंस और नंबर को समझते हैं। ये जो हमारी क्रियाएं हैं वर्ब, इनका टेंस क्या है भाई और इनका नंबर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों। ये जो हमारी क्रिया है पहली तो डू। डू प्यारे दोस्तों किस टेंस को डिनोट करती हैं? प्रेजेंट टेंस को डिनोट करती हैं। किस नंबर की हैं? प्लूरल नंबर की हैं। और डज किस टेंस का डिनोट करती हैं? प्रेजेंट टेंस को डिनोट करती हैं। किस नंबर की हैं हमें? ये सिंगुलर नंबर की हैं दोस्तों, सिंगुलर नंबर। और एक वर्ड हमारा डिड, यह किस टेंस को डिनोट करता है भाई? पास्ट टेंस को डिनोट करता है। किस नंबर का है? ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बातें हैं। देखिए हम इस टेंस को पकड़ेंगे दोस्तों। डू हमारा आएगा तो किस टेंस को? प्रेजेंट को। डज आएगा तो किस टेंस को? डिड आएगा तो पास्ट टेंस का। डू का सेकंड फॉर्म डिड ही होता है प्यारे बच्चे। डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, ऐसा समझ लीजिएगा कि ये डू, डिड और डन होता है प्यारे बच्चे, है ना। तो डू, डिड, ये देखिए डिड सेकंड फॉर्म। तो हमने जब आपको क्रिया लिखा रहा था, है ना, जहाँ इर्रेगुलर और रेगुलर वर्ब लिखा रहा था प्यारे बच्चों, तो वहाँ मैंने आपको समझाया है कि ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये मैंने आपको पूरे तरीके से बताया बच्चे, है ना। आइए ज़रा अब इनके यूज पर देखते हैं प्यारे बच्चों। इनके यूज पर देखते हैं कैसे इनका हम यूज करते हैं। तो यूज नंबर फर्स्ट, है ना भाई। देखिए हेडिंग डालिए बच्चे, यूज नंबर फर्स्ट। ये जरा गौर करें भाई। चलिए देखो यूज नंबर फर्स्ट लिखिए दोस्तों। डू वर्ब का प्रयोग, डू वर्ब का प्रयोग, डू वर्ब का प्रयोग निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव, निगेटिव अथवा या एवं इंट्रोगेटिव गेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस में किया जाता है, किया जाता है। और इनके साथ, और इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ये पहला यूज है दोस्तों। मैंने क्या कहा कि डू वर्ब का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे बच्चे, ये चीज़। और इनके साथ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो हमको एग्जाम में करेक्शन करने को देता है, डू डज डिड के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म या तो थर्ड फॉर्म यूज करने को दे देगा, जबकि आती है कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आती है प्यारे बच्चे, ये चीज़। आइए ज़रा हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। देखिए जैसे मैं कह दूं, एग्जाम्पल देखिए, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? क्या आप अंग्रेजी
पढ़ते हैं। देखिए अब ऐसे देखिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, किस टाइप का है, यस नो टाइप का है दोस्तों। हमने जब इंट्रोगेटिव आपको सेंटेंस से पढ़ा रहा था तो 2 टाइप से बताए थे, कौन कौन, यस नो टाइप और WH वर्ड, ये 2 बताए थे ना दोस्तों। तो ये हमारा यस नो टाइप का है। तो कैसे समझेंगे, आपकी अंग्रेजी यू, उसके पहले क्या आया, क्या, प्रश्नवाचक जो है हमारा सेंटेंस है। ठीक दोस्तों, यू के लिए हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर का है, तो क्या आ जाएगा, डू आएगा दोस्तों। डू आ गया। यू, डू यू सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद चाहिए क्रिया, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, रीड। डू यू रीड इंग्लिश, ये हो गया ना भाई, डू यू रीड इंग्लिश। ठीक, अब ज़रा हमको इस हिसाब से समझे, आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये देखिएगा। अब हमारा WH वर्ड आ गया, क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों जब क्योंकि अंग्रेजी जब WH वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं तब इन्हीं की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, वाई। बाकी का स्ट्रक्चर हूबहू पिछले वाले जैसे होता है, आप है तो प्लूरल है डू, वाई डू यू, पूरा स्ट्रक्चर वही होगा दोस्तों, रीड इंग्लिश। आई बात समझ में, बोलिए भाई, आई बात समझ में। ठीक है दोस्तों, ये बातें देखिए, ओ सॉरी बच्चों, नहीं पढ़ते हैं, डू वाई डू यू नॉट हो जाएगा यहाँ पर, नॉट रीड, सॉरी डियर, ये नॉट भी लगना है ना, तो ये लगेगा नॉट। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए भाई, अब ज़रा हम यूज इनका सेकंड देखते हैं, यूज सेकंड देखते हैं दोस्तों। यूज सेकंड क्या कह रहा है, देखिए भाई, यूज सेकंड क्या कहता है दोस्तों कि डू डज डिड को जो है इनको एज अ क्रिया के रूप में भी यूज करते हैं। ज़रा समझिए कैसे, ठीक, किस रूप में, क्रिया के रूप में, जब हम इनको अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में यूज़ करते हैं। कैसे, पहले बच्चों जब ये समझिए, जब डू डज डिड को हम मेन वर्ब के रूप में बना देंगे, मेन क्रिया के रूप में बना देंगे, तो दोस्तों हमारा एक्शन काम करेगा ना। जैसे कि हम हैव वर्ब को जब हम मेन क्रिया बना देते हैं तब वो किसका सेंस देता है, गिव और टेक का सेंस देता है प्यारे बच्चे। तो वैसे हमारा ये डू वर्ब जो है, इनको यदि हम बना दें, मेन वर्ब बना दें, तब ये हमारा किसका सेंस देंगे, आइए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, डू डज एवं डिड को डू डज एवं डिड को, एक एक बात समझते चलिएगा दोस्तों, क्या कह रहा हूँ, डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जा सकता है, किया जा सकता है। और इनके द्वारा किसका भाव निकलेगा भाई, एक्शन एम्फसाइज। क्या होगा, ऐसी स्थिति में
एम्फिसाइज, है ना दोस्तों, जोर देने का भाव निकलेगा। ठीक, ऐसी स्थिति में एक्शन एम्फिसाइज, एम्फिसाइज यानी जोर देने का, देखिए दोस्तों, एम्फिसाइज मीन्स होता है किसी बात से जोर देना, है ना। एम्फिसाइज जोर देने का भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है। हमारी बातों को समझिए भाई, गौर करिएगा बातों पर, ज़रा ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा दोस्तों, हमने ये कहा है आपको कि जोर देने का भाव निकलता है। डू, डज एवं डिड का अफर्मेटिव में किया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में एक्शन एम्फिसाइज का भाव प्रकट होता है। ज़रा इनके बातों पर देखिए भाई क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मैं कह दूं, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। देखिए नोट करिए, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। अब ये ज़रा समझिए दोस्तों, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। अब ये सेंटेंस तो हमारा देखिए अफर्मेटिव का है, ना तो इंट्रोगेटिव है ना निगेटिव है दोस्तों, है ना। ना तो इंट्रोगेटिव है ना ही निगेटिव है। ज़रा इनको करके बताइए भाई, तो क्या हो जाएगा। आई सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल है। आई डू गो टू टेम्पल डेली। आई डू गो टू टेम्पल डेली, यानी कि जब इनका हम अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तब ये देखिए एक क्या देते हैं, एम्फिसाइज का भाव देते हैं, किसी चीज़ पर जोर देने का भाव देते हैं। ज़रा हम इनको एक और एग्जांपल समझते हैं दोस्तों। वह यहाँ, जैसे मैं कह दूँ, वह यहाँ शाम को आता तो था। वह यहाँ शाम को आता तो था। अब ज़रा देखिए भाई, मतलब कि वो यहाँ शाम को आता था, है ना, शाम को आता तो था। तो प्यारे दोस्तों ज़रा यहाँ अर्थ निकालिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है और यहाँ एक थोड़ा सा जोर देने का भी भाव प्रकट हो रहा है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ही डिड, ही सब्जेक्ट, आता तो था पास्ट में, तो क्या यूज हो जाएगा, डिड। ही डिड, आगे प्यारे दोस्तों, कम वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, कम हियर, यहाँ ना, यहाँ ही डिड कम हियर इन द इवनिंग, ये देखिए, है ना भाई। जैसे आइए तीसरे एग्जांपल से कह दें। तीसरा एग्जांपल, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं प्यारे बच्चों कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो उसका उत्तर आप दे दें नहीं मैं नहीं पढ़ता, या फिर कह दें हाँ मैं पढ़ता हूँ। तो जो मैंने प्रश्न पूछा, जो मैंने आपके ऊपर एम्फेसाइज किया, जो मैंने जोर दिया आपके ऊपर, तो उसको आपने रिप्लाई दिया तब हाँ मैं पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ। ज़रा इनको समझिए, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। जैसे मैंने प्रश्न पूछा भाई, तो आपने क्या किया, हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, है ना दोस्तों। ये हाँ मैं अंग्रेजी
पढ़ता हूँ। तो इसका ज़रा ट्रांसलेट कैसे करेंगे भाई? तो क्या वर्ड से स्टार्ट है हमारा? क्वेश्चन वर्ड है, यस नो टाइप का है। तो हम सबसे पहले उसके पहले डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। पढ़ते हैं, प्रेजेंट टाइम चल रहा है। और आप है, आपका मतलब यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर का है, इसीलिए क्या हो जाएगा? डू यू रीड इंग्लिश, डू यू रीड इंग्लिश, है ना बच्चे। अब आगे, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? ये तो आपसे क्वेश्चन मार्क हो गया, है ना भाई, है ना भाई, ये तो आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आपने क्या किया? बोला यस, यस आई डू रीड इंग्लिश, है ना दोस्तों, ये चीज़। और यदि इनका आगे अभी हम जब पढ़ाते जाएंगे आगे, यहाँ पे फिर दोस्तों यहाँ पर इसकी पूरी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। यदि किसी जो है नाउन की रिपीटिशन होती है तो हम उसके ऑक्सिलरी वर्ब से उसकी क्रिया की रिपीटिशन को, हम नाउन की रिपीटिशन को हम रोक देते हैं। रिपीटिशन मीन्स होता है दोस्तों पुनरावृत्ति, यानी जब कोई दोबारा आता है तो हम उसको ऑक्सिलरी वर्ब से उसकी पुनरावृत्ति को रोक देते हैं। अभी तो मैं यहाँ डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हुई दोस्तों? आइए भाई, चला भाई, इनको ज़रा यूज थर्ड में देखते हैं। वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई वो हमारा यूज में उनको लिखा दें। देखिए हमने क्या कहा अभी, यूज थर्ड हमने ये कहा दोस्तों, डू डज डिड के द्वारा हम किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति को हम रोक देते। ये अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ ना, है ना दोस्तों। तो देखिए ज़रा लिखिए, डू डज डिड के द्वारा, डू डज एवं डिड, डू डज एवं डिड का प्रयोग, किसी वाक्य में प्रयोग अपने वाक्य में आई हुई मेन वर्ब की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भी किया जाता है, किया जाता है। ये देखिए मैंने अभी जो आपको बातें बताई थी कि इसमें बातें बताई थी दोस्तों कि हम जो है डू डज डिड के द्वारा हम किसी भी वर्ब की पुनरावृत्ति को रोकने का भी काम करते हैं दोस्तों। ज़रा समझिए कैसे करते हैं। जैसे मैं कह दूं, क्या आप अंग्रेजी समाचार पढ़ते हैं? क्या आप अंग्रेजी समाचार पढ़ते हैं? ज़रा यहाँ देखिए भाई। और जैसे आपने प्रश्न किया और मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ पढ़ता हूँ, ये देखिए रिप्लाई भी मिल गया। तो ज़रा इनकी करिए भाई। तो एक बातें गौर किए होंगे दोस्तों, यहाँ जो हमारी क्रिया कौन सी है? क्या आप अंग्रेजी समाचार पढ़ते? कौन सा काम? पढ़ने का काम। अब देखिए यहाँ पर भी पढ़ने का काम, यानी कि दो क्रिया यहाँ दी गई। तो इस क्रिया की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही दोस्तों हम किसका यूज करते हैं? इन क्रियाओं का यूज करते हैं, डू डज एवं डिड का यूज करते हैं। ज़रा गौर करें दोस्तों, देखिए भाई समझिए क्या करेंगे इनका हम।
डू यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़ पेपर, है ना भाई। डू यू रीड इंग्लिश न्यूज़ पेपर, है ना। यहाँ तक तो बातें मैंने कह दिया। अब उसके बाद आपने कहा कि यस, यस भी बोल दिया। अब बची बात यस, उसके बाद क्या होगा दोस्तों? हाँ मैं पढ़ता हूँ। आप तो यही कहेंगे ना दोस्तों, हाँ मैं पढ़ता हूँ। भाई मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या आप अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? तो आपने बोला कि यस आई एम रीड, मैं पढ़ता हूँ, हाँ मैं पढ़ता हूँ। तो क्या हो जाएगा? यस। उस तरह से बोलेंगे तो यस आई एम रीड, है ना, आई एम रीड ये बोलेंगे दोस्तों, है ना भाई। तो ये रीड की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि हमारी क्रिया की दोबारा रिपीटिशन ना हो दोस्तों, इसीलिए हमने कह दिया यस आई डू। आई डू का मतलब हो गया कि हाँ मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद ये क्रिया हमारी यहाँ पर छिपी रहती दोस्तों, इस क्रिया को नहीं लिखा जाता है। तो ये डू यू रीड इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ते हैं? यस आई डू, हाँ मैं पढ़ता हूँ, यस आई डू। तो यहाँ पर रीड उसको मेंशन नहीं किया जाता दोस्तों। तो ये जब आ जाता है तो इनके पुनरावृत्ति को, क्रिया के पुनरावृत्ति को रोक दिया जाता है। ठीक दोस्तों, आइए भाई ज़रा एक और एग्जांपल देते हैं। ज़रा देखिए, क्या आप वहाँ गए थे? जैसा मैंने पूछा, क्या आप वहाँ गए थे? ये मैंने प्रश्न पूछ लिया, क्या आप वहाँ गए थे? तो आपने कहा नहीं, नहीं नहीं गया था, नहीं गया था। अब देखिए भाई, दो क्रिया आई गई ना, गए जाना, यहाँ क्रिया एक यहाँ भी है, एक क्रिया यहाँ भी है। ये जो क्रिया है दोस्तों, ये ना लिखी जाए, सिर्फ एक ही वाक्य में लिखी जाए, तो इसीलिए हम इसमें से किसी एक की जो है क्रिया का प्रयोग कर देते, जिससे कि हमारी मेन क्रिया की पुनरावृत्ति ना होने पाए। आइए देखिए ज़रा, मैं ज़रा इससे पूछूं, ट्रांसलेट करूं, तो गए थे पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है, इसलिए प्यारे दोस्तों डिड हो गया, यू हो गया, डिड यू, उसके बाद क्रिया गो दियर, डिड यू गो दियर। आपने कहा, आपने क्या कहा? नो। आपने क्या कह दिया? नो, है ना भाई। उसके बाद आई, यानी कि मैं नहीं गया। क्या आप वहाँ गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था, है ना दोस्तों। भले ही मैं नहीं लिखा, लेकिन नहीं गया था, तो आप उत्तर देंगे ना कि मैं नहीं गया था। तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब वैसा होता दोस्तों, आई डिड नॉट गो देयर, ये हमको पूरा मेंशन करना पड़ता, है ना दोस्तों। तो हम इसी जो गो है, इसी इसको रिपीट ना हो, एक बार मैंने यहाँ यूज किया है, ये रिपीट ना हो, हम इसका यूज करके, डिड का यूज करके, यानी डू डज डिड जिस भी टेंस में होगा उसका यूज करके प्यारे दोस्तों हम इनकी इस क्रिया की पुनरावृत्ति की रिपीटिशन को रोक देते हैं दोस्तों, इसीलिए इनको नहीं लिखा जाता है। यहीं पर हमारा ठीक है भाई, समझ में आया ना दोस्तों। ये था प्यारे बच्चों हमारा डू वर्ब। डू वर्ब मैंने आपको 3 यूज बताए हैं। पहला यूज ये है दोस्तों कि ये निगेटिव, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव में इनका यूज किया जाता है। इनके साथ हमेशा क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है दोस्तों। यही एग्जामिनर आपके साथ गलती करता है जब आपको ऐसे फंसाता है दोस्तों। ज़रा देखिए, आपको ऐसे फंसाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फंसाता है। जैसे आपको कह देगा पहला डू, एक ऑप्शन बना दिया, डू
यू बी ऑप्शन बना दिया, बेंट ये सी ऑप्शन बना दिया, डू यू बेंट दियर ये सी ऑप्शन बना दिया। उसके बाद नो एरर बना दिया भाई, ये कॉमन एरर का पार्ट होता है, नो एरर बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ लिया कि डू यू बेंट दियर, क्या आप वहाँ गए थे। देख लीजिए दोस्तों, ज़रा बताइए सही है गलत है दोस्तों। तो ऐसे पकड़िएगा भाई, अब बेंट दियर आप समझ जाएंगे कि क्रिया की जो है सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसीलिए जो है हमारा क्रिया पास्ट टेंस को डिनोट कर रही है। तो अर्थ निकल रहा है कि डू यू बेंट दियर, क्या आप वहाँ गए थे, है ना दोस्तों। तो ये सेंस निकला कि नहीं निकला, तो आप सही करके चले आएँ, कहेंगे कोई गलती नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात समझिएगा कि एक बात मैंने ये डिनोट करवाई है कि डू डज डिड जो हमारी डू वर्ब हैं, इनके साथ हमेशा और हमेशा लिख लीजिएगा कि क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है दोस्तों। तो बेंट नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गो। ये गो का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ प्यारे बच्चों डू यू गो दियर, क्या आप वहाँ गए हैं या गए थे, है ना दोस्तों। डिड होता तो गए थे, गए हैं। ठीक, समझ में है ना, ये गलती आपको देता है। चलिए, तो ये था प्यारे बच्चों हमारा डू वर्ब, और जिसमें हम देखिए हम आपको कौन कौन से बता रहे थे, कितने प्रकार की वर्ब होती हैं, कौन कौन सी, दो वर्ब होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब होती हैं दोस्तों। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने मेन वर्ब को तो हमने पढ़ लिया दोस्तों। ठीक, मेन वर्ब कैसी हैं, अब हम ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब में भी हमारी 2 टाइप्स की वर्ब होती हैं, प्राइमरी और मॉडल होती हैं। तो प्राइमरी वर्ब में हमारी कौन कौन सी वर्ब आती हैं, टू बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब आती हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें मैंने आपको तीनों पार्ट ख़त्म कर दिए। अब हमारा बचा मॉडल वर्ब। जितनी भी मॉडल वर्ब हैं उनको अच्छे से अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक ब्रीफ समरी आपको दे देते हैं कि क्या क्या पढ़ा, ज़रा समझिए दोस्तों। हमने आपको अभी जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उनमें हमने आपको बताया कि हमारी तीन क्रियाएं होती हैं जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, वर्ब हैं। इनमें हमारी 3 क्रियाएं होती हैं, कौन कौन। अभी ये नोट करना नहीं है, एक ब्रीफ समरी दे रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। टू बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, है ना भाई। टू बी वर्ब की बात करूँगा जहाँ भी इज, एम, आर, वाज, वेयर की बात होगी, है ना दोस्तों। हैव वर्ब की जहाँ चर्चा करूँगा, हैज, हैव, हैड। डू वर्ब की जहाँ चर्चा करूँगा दोस्तों, डू, डज और डिड की बातें होंगी, है ना भाई। एक बात है यहाँ मैंने इनमें क्या क्या बताई, पहली बातें कि ये अपने साथ यानी कि टू बी वर्ब होगी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, पहला यूज़ था। दूसरा यूज़ इनका था दोस्तों कि टू बी वर्ब तो होगी, उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा जो पैसिव वॉइस डिनोट करेगा, है ना दोस्तों। ये चीज़ें बहुत बेसिक बातें हैं भाई, इनका सॉर्ट आउट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ एकदम से, आप समझ लीजिएगा ये क्या क्या कहती हैं, क्या क्या नहीं कहती, है ना भाई। तो ये समझ में आया आपको। ठीक, आगे ज़रा देखिए, हम इनको एक और बातें बताए थे कि जो टू बी वर्ब होती है, टू बी वर्ब होती है ये किस पे बनती है, किस पे बनती थी, लाइकली प्लस इन्फिनेटिव पर बनती थी, लाइकली प्लस इन्फिनेटिव, सब पीछे लिखवाया है मैंने दोस्तों, इन्फिनेटिव पर बनती थी ये। ठीक, ये चीज़ें
तो ये इतनी बातें मैंने आपको टू बी वर्ब में बताई हैं दोस्तों। एक बातें और थी इसमें कि टू बी वर्ब बीइंग प्लस B3 पर भी बनता था। ये एक ब्रीफ समरी है प्यारे दोस्तों, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक, ये बातें मैंने आपको टू बी वर्ब में इतनी बातें मैंने बताई कि टू बी वर्ब में यदि टू बी वर्ब का यूज होगा तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ दिखेगा। यदि टू बी वर्ब का यूज है तो क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी, तो किस एक्शन को डिनोट करेगा? पैसिव एक्शन को डिनोट करेगा। यदि टू बी वर्ब है, किसी चीज़ की संभावना हो रही है ना, लाइकली पॉसिबिलिटी हो रही है, तो उसके साथ लाइकली के साथ हमेशा इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, तो लाइकली का यूज हो जाएगा। टू बी वर्ब यदि हमारा कंटिन्यूअस पैसिव एक्शन है तो बीइंग प्लस B3 होगा। ये था हमारी एक ब्रीफ समरी टू बी वर्ब की, है ना दोस्तों। अब ज़रा हैव वर्ब की चर्चा करें हम। अब ज़रा हम हैव वर्ब की चर्चा करें तो क्या क्या है भाई, ज़रा समझिए। ये मैं इसको हटाता हूँ। हैव वर्ब में पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था पहला कि जब भी हैव वर्ब आएगी, हैव वर्ब आएगी, ठीक, इनके साथ हमेशा क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। मूल यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है भाई, ये समझते रहिए, ठीक। और इनके द्वारा परफेक्ट एक्शन का बोध होता है। पहला तो ये था, है ना भाई, पहला तो ये था जो हमारी परफेक्ट एक्शन को डिनोट करती हैं, है ना दोस्तों। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि जब हमारी ये क्रियाएं मेन वर्ब के रूप में यूज हो जाती हैं, यानी कि हैव, ये जब मेन वर्ब के रूप में यूज होती हैं तब इनका सेंस एक क्या निकलता है? टेक या गिव। यानी कि जब हम इनको मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, है ना दोस्तों, तब इनका सेंस क्या निकलता है? टेक या गिव। ये एक बात है, ये थी हैव वर्ब की, है ना भाई। और हमने एक चीज़ और बताई थी, जो हैव वर्ब को किस में यूज़ करते हैं? कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। किसके रूप में भाई? कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, है ना। तो हैव वर्ब का यूज किस में भी होता है? कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग होता है। यहाँ तक बातें समझ में आई? एक ब्रीफ समरी है दोस्तों, आप सॉर्ट आउट करने का तरीका कि हैव का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं ये। अब ज़रा डू वर्ब की बातें करें हम। डू वर्ब की बातें करें दोस्तों, ज़रा समझिए। तो डू वर्ब क्या है? देखिए भाई, इनको मैं हटाता हूँ। देखिए, अब ज़रा डू वर्ब समझ लीजिए। डू वर्ब का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो पहली बात तो दोस्तों, डू वर्ब जो है इनका प्रयोग, डू वर्ब का प्रयोग जो पहला था, इनको निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव में, ठीक, पहली बात तो इनका। और डू वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चीज़ है। डू वर्ब का यूज़ कहाँ करते हैं दोस्तों? निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव में करते हैं। और डू वर्ब के साथ हमेशा किसका प्रयोग होती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होती है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, ज़रा इनको ध्यान दीजिए भाई। ये मैंने बताया आपको, ठीक। और मैंने एक बातें और आपको बताई दोस्तों कि डू वर्ब के ही द्वारा हम किसी वर्ब की या किसी वर्ब की पुनरावृत्ति को रिपीटिशन, ये यानी कि मैंने तीसरी बातें बताई कि डू वर्ब के द्वारा हम किसी वर्ब की पुनरावृत्ति को भी हम रोकते हैं। जो मैंने बताया था कि आपको, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? यस मैं पढ़ता हूँ, यस पढ़ता हूँ। तो वही आप लोग ट्रांसलेट करते हैं, डू यू रीड इंग्लिश? तो उसके बाद यस आई डू, यस आई डू। अब आगे रीड इंग्लिश ना लिख करके हम यस आई डू से काम चला देते हैं।
तो यानी कि डू वर्ब का प्रयोग करके हम आगे आने वाली क्रिया की रिपीटिशन को हम रोक देते हैं। इतनी बातें हमने टू बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब में पढ़ी है बच्चों। ये आप एक ब्रीफ समरी आप जानते रहिए। हो सके तो आप एक तरफ कहीं नोट भी कर सकते हैं, जैसे फटाफट देखने के लिए। डू वर्ब, अच्छा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है। डू वर्ब का प्रयोग यानी कि किसी भी नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए भी किया जा सकता है ना दोस्तों। ये थी बातें हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की। अब आइए मॉडल में चलते हैं दोस्तों। ठीक, आइए प्यारे बच्चों ज़रा समझिए भाई मॉडल क्या होता है। अब ज़रा जैसे इसके रूप रंग रेखा समझिए। मॉडल वर्ब, अब मॉडल वर्ब क्या है भाई, इनको बताइए ज़रा। तो ऐसे समझिए प्यारे दोस्तों, अब मॉडल, आप लोग कहते हैं यार बहुत मॉडल हो गए हो, मॉडल बदल गया एकदम, है ना दोस्तों। तो क्या हम इसको रंग रूप के आधार पर अंतर कर सकते हैं इसमें? नहीं प्यारे बच्चों, रंग रूप के आधार पर नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होता है कि हम इनका प्रयोग किसी मैनर के भाव में कर सकते हैं। किसके भाव में? मैनर के भाव में, तौर तरीके के भाव में कर सकते हैं, है ना। और इनका प्रयोग मॉडल का नाम ही होता है दोस्तों, इनका प्रयोग भी हम मैनर के ही सेंस में करते हैं। जहाँ हमारे जो है कभी कभी पोलाइटनेस आती है, कभी कभी जो है पॉसिबिलिटी आती है ना, कंपल्सिटी आती है, ये जो है जो हमारी मैनर पे सेंस करता है, मैनर भाव पे होता है, वहीं पे हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। ज़रा हम इनका डेफिनेशन समझते हैं दोस्तों। वे क्रियाएं जिनके द्वारा, लिखिए ज़रा, वे क्रियाएं जिनके द्वारा, वे क्रियाएं जिनके द्वारा किसी कार्य को करने, किसी कार्य को करने के ढंग यानी कि मैनर, का भाव प्रकट होता है, मैनर का भाव प्रकट होता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। हमने क्या कहा भाई? मैंने कहा कि किसी कार्य करने के ढंग को, जैसे आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो मैनर, वो कौन सी क्रिया दर्शाती है दोस्तों? मॉडल वर्ब दर्शाती हैं। ज़रा देखिए मॉडल वर्ब में कौन कौन सी क्रियाएं आती, समझिए भाई। मॉडल वर्ब में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, ज़रा इनको नोट कर लीजिएगा भाई, ज़रा समझिए। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, है ना दोस्तों। ये सब क्रियाएं आगे समझते भैया। मस्ट, ought to, used to,
नीड और डेयर, नीड एवं डेयर, ये नीड एवं डेयर इत्यादि क्रियाएं मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं, है ना दोस्तों। ठीक प्यारे बच्चे, देखिए भाई मैंने कहा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड एवं डेयर, ये क्रियाएं हैं जो हमारी मॉडल वर्ब कहलाती हैं। ये हमारे कार्य के यानी कि जो एक्शन होता है उसके मैनर को डिनोट करती हैं, है ना दोस्तों, मैनर को डिनोट करती हैं, तौर तरीके को प्रकट करती हैं, है ना भाई। जरा आइए देखते हैं जरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है दोस्तों, ज़रा नोट करिएगा। इनके साथ यहीं पर ही लिखा देते हैं, नहीं तो बाद में छूट जाएगा। इनके साथ जितनी भी मॉडल वर्ब हैं दोस्तों, जितने भी मॉडल वर्ब हैं बच्चे, उनके साथ हमेशा नोट करिएगा कि क्रिया की यानी जो हमारी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी प्यारे मित्र। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा नोट करना। यही गलती आपको एग्जामिनर देता है। क्या कह रहा है, किस, देखिए ऐसे नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, सभी मॉडल वर्ब के साथ, सभी मॉडल वर्ब के साथ क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी भाई, साथ, मैंने आपको बताया मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है ना भाई। जैसे हमने डू वर्ब के साथ किया, हालांकि डू वर्ब तो हमारी मॉडल है नहीं दोस्तों, है ना। तो जो ये मॉडल वर्ब हैं उनके साथ हमेशा हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इनके साथ हमेशा ये कन्फ्यूजन देता है दोस्तों कि हम सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या कुछ अन्य यूज करते हैं। आइए देखते हैं भाई, अब इनका ज़रा यूज देखते हैं प्यारे मित्र। अब ये जो इतनी क्रियाएं हैं हमारी, इनका एक एक करके यूज समझते हैं। तो हेडिंग डालिए यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। क्या कहते हैं, यूज ऑफ, हेडिंग डालिए भाई मॉडल वर्ब्स। ये नोट करिए भाई, यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। आइए बच्चों ज़रा देखिए, हम इनके एक एक यूज समझते हैं, एक एक क्रिया समझते हैं और अच्छे से समझते चलते हैं। एक एक पॉइंट नोट करते रहिएगा भाई। देखिए दोस्तों, अब यूज फर्स्ट लिखिए भाई। यूज फर्स्ट क्या, पहली मॉडल वर्ब है हमारी यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग। देखिए भाई, अब ज़रा इसका सेंस निकालिए। कैन का अर्थ होता है, कैन का अर्थ होता है, क्या होता है प्यारे दोस्तों, सकना, सकना। कैन का अर्थ होता है सकना। ठीक दोस्तों, इसके निम्नलिखित प्रयोग हैं, इसके निम्नलिखित प्रयोग हैं। आइए देखते हैं
कैन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सकना होता है दोस्तों, है ना भाई। जैसे मैं कह दूं कि मैं कह दूं आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, तो कौन सा वर्ड आया? पास कर सकते हैं, सकना वर्ड आया कि नहीं दोस्तों? ठीक, अभी आगे मैं समझाता हूँ, आइए देखते हैं। यूज फर्स्ट लिखिए इसके अंतर्गत, यूज फर्स्ट। अब कैन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं भाई। कैन के प्रयोग द्वारा, कैन के प्रयोग द्वारा, कैन के प्रयोग द्वारा प्रेजेंट टेंस में पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी का भाव प्रकट होता है, का भाव प्रकट होता है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल मत डरिए, मत भागिए इंग्लिश से। ये मॉडल वर्ब हैं दोस्तों। जो मैक्सिमम स्टूडेंट मॉडल वर्ब के नाम से इतना डर जाते हैं, इतना भय हो जाते हैं कि मॉडल वर्ब पढ़ते ही नहीं हैं। और जब यही क्रियाएं हमारे सेंटेंस में आते हैं तो कहते हैं कि यार हमको सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, सेंटेंस का यूज कैसे करें। तो प्यारे दोस्तों, मॉडल वर्ब को एक एक पॉइंट अच्छे समझेंगे तो मॉडल वर्ब आई क्यों नहीं। एकदम मतलब क्या बताऊँ, ऐसी क्रियाएं हैं, आपको बस एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद जब आप टेंस में जाएंगे या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएंगे, जब इनकी मुलाकात वहाँ होगी इनसे, है ना दोस्तों, तो आपको एकदम हलवा लगेगा प्यारे दोस्तों कि मैंने की एक एक बातें यहाँ सीख चुकी होंगी, है ना भाई। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या कहा। पावर मीन्स क्षमता, एबिलिटी योग्यता, कैपेबिलिटी क्षमता, है ना दोस्तों। मैंने कहा कि प्रेजेंट टेंस में पावर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी का शो करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, ज़रा समझिएगा दोस्तों, यही लॉजिक समझिएगा तब मैं आगे बढ़ता हूँ। आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, यानी आपके अंदर वो क्षमता है, वो पावर है, वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है कि आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, आप इस काम को कर सकते हैं। भाई जब आप इस काम को कर सकते हैं तो ज़रूर आपके पास वो क्षमता होगी, वो पावर होगी, है ना दोस्तों। तो कर सकते हैं तो आपके पास वो पावर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है ना दोस्तों। तो वही चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि पावर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी का शो कैसे कैन करता है, इस तरह से करता है। अंडरस्टैंड? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं मेरे बच्चे, कोई कन्फ्यूजन मत रखिए दोस्तों, क्योंकि ये मॉडल वर्ब हैं। बड़े आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी में न सीखिए। देखिए जल्दबाजी करना किसी शैतान का काम होता है, स्टूडेंट का काम नहीं होता दोस्तों। ठीक, आप यदि लर्नर हैं, यदि बेसिक से सीख रहे हैं तो एकदम इत्मीनान से सीखिए, आराम से सीखिए, एक एक पॉइंट नोट करते जाइए, एक एक पॉइंट को समझते जाइए, है ना दोस्तों। भागने की कतई ज़रूरत नहीं है। जो आज ये पढ़ा फिर दूसरे दिन भाग करके दूसरा कुछ पढ़ लिया, तीसरे दिन भाग करके कुछ पढ़ लिया, चौथे दिन उसका सिलेबस फिनिश। प्यारे बच्चों, ऐसे नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो उड़ता हुआ परिंदा है, वो उड़ ही जाएगा। आप एक अस्थाई नॉलेज लेते जाइए, धीरे धीरे क्रम में आप अपने आप को उठाते जाइए। आइए भाई देखते हैं ये चीज़ें, पावर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी को प्रकट करता है भाई। जैसे कि मैं कह दूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ही दे दिया, समझ लीजिएगा। ये जैसे आप एग्जांपल यही समझ लीजिए दोस्तों। मैं क्या कह दूं, आप इस परीक्षा को प्रथम श्रेणी में पास कर सकते हैं। आप इस परीक्षा को प्रथम श्रेणी में पास कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये हुई ना बात दोस्तों। देखिए भाई, आप कर सकते हैं, आपके पास वो क्षमता, वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी है, तभी तो कह रहा है ना कि आप इस परीक्षा को
प्रथम श्रेणी में पास कर सकते हैं। आप इस काम को कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये ज़रा समझिए, तो क्या हो जाएगा भाई आपकी अंग्रेजी यू, क्या हो जाएगा यू, है ना भाई। अब यू आया, हमारा पर्सन कौन, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में हम सकते हैं क्या, कैन पास, यू कैन पास, पास क्या भाई, दिस एग्ज़ाम, दिस एग्ज़ाम, है ना भाई। दिस एग्ज़ाम किस श्रेणी में भाई, प्रथम श्रेणी में, इन फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन। जैसे मैं कह दूं प्रधानमंत्री संसद की बैठक को बुला सकते हैं, क्या कह दूं भाई, प्रधानमंत्री संसद की बैठक बुला सकते हैं, बैठक बुला सकते हैं, है ना दोस्तों। भाई प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं बुला सकते, उनके पास पावर है। और सकना भी वर्ड आया है ना भाई। ज़रा देखिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, द प्राइम मिनिस्टर कैन, अब क्या हो जाएगा भाई, कैन कन्विंस द मीटिंग, कन्वेंस मिस होता है प्यारे बच्चों, बुलाना, बैठक बुलाना, मीटिंग इन पार्लियामेंट, ये अंडरस्टैंड प्यारे दोस्तों। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, ज़रा बताइए भाई, किसी की कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों, ये चीज़ें ठीक, आपकी ये बातें समझ में आई। अब ज़रा प्यारे दोस्तों हम इनका यूज सेकंड देखते हैं, यूज सेकंड देखते हैं दोस्तों। यूज सेकंड, ये तो ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा सेशन। कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ तक बातों को बताइए कि बेसिक इंग्लिश का पार्ट चल रहा है, जो भी बच्चे पढ़ने के इच्छुक हों वो आकर पढ़ सकते हैं। तो यूज सेकंड प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बने रहिए हमारी क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।